वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है आरएस नॉमेनक्लेचर या आरएस कॉन्फ़िगरेशन का डिटर्मिनेशन, आरएस का निर्धारण, या जिसे हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या निरपेक्ष विन्यास का निर्धारण। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, वो पढ़ा था अपेक्षित विन्यास का निर्धारण या फिर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का या प्रकाशिक समावयवी ऑप्टिकल आइसोमर के विन्यास का निर्धारण किसी के सापेक्ष करते हैं, किसी को स्टैंडर्ड मानकर उसके सापेक्ष विन्यास का निर्धारण किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डिटर्मिनेशन या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। और उसके अंदर हम पढ़ते हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि ऑप्टिकल आइसोमर के विन्यास का निर्धारण किसी के सापेक्ष नहीं करना है। जो मॉलिक्यूल या जो यौगिक दे रखा है उसी के कुछ सिद्धांतों के आधार पर, कुछ नियमों के आधार पर उसका नामकरण किया जाएगा। उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या निरपेक्ष विन्यास का निर्धारण। इसे ही हम कहते हैं आरएस डिटर्मिनेशन। आरएस डिटर्मिनेशन इसलिए कहते हैं, देखो एक तो क्या नाम है इसका, आरएस डिटर्मिनेशन या आरएस विन्यास का निर्धारण। इसे ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और इसे ही हम कहते हैं निरपेक्ष विन्यास, निरपेक्ष विन्यास। इसका मतलब ये है कि विन्यास का जो निर्धारण किया जाएगा वो बिल्कुल एब्सोल्यूट, बिल्कुल निरपेक्ष ढंग से किया जाएगा। अब इसको आरएस नॉमेनक्लेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो आइसोमर होंगे, जो आइसोमर हमें मिलेंगे वो दो प्रकार के होंगे, आर और एस। इसलिए उनके नाम के आधार पर इसको हम कहते हैं आरएस नॉमेनक्लेचर या आरएस डिटर्मिनेशन कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसे हम कहते हैं सीआईपी कॉन्फ़िगरेशन या सीआईपी डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये सीआईपी क्या होता है, तो सीआईपी के अंदर जो आपको 3 लेटर दिख रहे हैं सीआईपी, ये 3 नाम हैं। क्या हैं ये 3 नाम हैं। सी का मतलब है कॉन, आई से है इनगोल्ड और पी से है प्रीलॉग। ये क्या हैं, ये 3 वैज्ञानिकों के नाम हैं, साइंटिस्ट के नाम हैं। क्या नाम है, कॉन, इनगोल्ड और प्रीलॉग। इन 3 वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर हम इसे क्या कहते हैं, सीआईपी। तो इसे सीआईपी मेथड भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए सीआईपी मेथड के आधार पर क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास का निर्धारण करना है, तो भी सेम बात है। पूछा जाए आरएस का निर्धारण तो भी समान बात है। पूछा जाए निरपेक्ष विन्यास का निर्धारण तो भी समान विन्यास है। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमर या जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं उनके विन्यास के निर्धारण में हम पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे आरएस डिटर्मिनेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या जिसे कहते हैं निरपेक्ष विन्यास का निर्धारण, और उसमें हम देखते हैं सीआईपी रूल भी आता है। और सीआईपी रूल का नामकरण भी इन वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर ही पड़ा है। सीआईपी के अंदर सी क्या है, कॉन, आई क्या है, इनगोल्ड, और पी क्या है, प्रीलॉग। तो इन नामों के आधार पर ही इन्हें हम सीआईपी कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम प्रकाशिक समावयवी जो अलग अलग प्रकार के हम एग्जाम्पल्स लेंगे और अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल लेकर हम कॉन्फ़िगरेशन का डिटर्मिनेशन करेंगे या आरएस का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सीआईपी रूल के अंतर्गत। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सीआईपी रूल क्या होता है, तो देखो नामकरण तो आपको पता है किस आधार पर, 3 वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर पड़ा है। ठीक है, अब सीआईपी रूल होता क्या है, तो सीआईपी रूल के अंदर आपको 2 बातें याद रखनी है। देखो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको बहुत ही आसान तरीके से आरएस डिटर्मिनेशन आ जाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। 100% आपको ये सवाल दिखेगा कहीं भी, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है, वो ये है कि देखो ऑप्टिकल आइसोमर है तो आपको पता है कि कार्बन कैसा होगा, किरेल होगा। किरेल कार्बन का मतलब क्या है, जिस पर 4 अलग अलग प्रकार के ग्रुप जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक किरेल सेंटर होगा जिस पर 4 अलग अलग प्रकार के ग्रुप जुड़े हुए होंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, उन 4 अलग अलग जो ग्रुप हैं, समूह हैं, उनको उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर, किस पर, उनके एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक के आधार पर हमें नंबरिंग करनी है। कैसे करनी है नंबरिंग, देखो जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अंदर उसका जो पहला एटम
जो पहला एटम होगा जो कीरियल सेंटर पे जुड़ा हुआ होगा उसका हमें देखना है क्या, हमें देखना है एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम हायर प्रायोरिटी देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको लोअर प्रायोरिटी देंगे। मतलब ये है कि जिसका एटॉमिक नंबर हायर उच्च होगा उसे हम प्रायोरिटी 1 देंगे, उससे कम होगा प्रायोरिटी 2, फिर उससे कम 3 और उससे 4। इस प्रकार से हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। किस आधार पर? एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक के आधार पर। उसके बाद सेकंड बात आपको क्या याद रखनी है? सेकंड बात ये याद रखनी है कि जब अपन क्या करेंगे, उनको प्रायोरिटी दे देंगे एटॉमिक नंबर के आधार पर, उसके बाद हमें 1 से लेकर 3 तक, जैसे हमने प्रायोरिटी दे दी 1 2 3 4, तो 1 2 और 3 जो 3 प्रायोरिटी है उनकी सीक्वेंस देखनी है, उनका रोटेशन मोड देखना है। अगर उनका रोटेशन मोड, उनका सीक्वेंस जो है क्लॉकवाइज दिख रहा है, उसका जो रोटेशन है, हमें घूर्णन जो है वो क्लॉकवाइज दिखता है, तो हम कहेंगे कि ये कैसा है? आर विन्यास है। ठीक है, आर जिसे हम कहते हैं रेक्टस। और दूसरा, अगर उसका विन्यास या उसका घूर्णन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसे हम कहेंगे सिनिस्टर या एस विन्यास कहते हैं। कैसे? देखो, अब आप इसको विद एग्जाम्पल समझना। जैसे देखो, मैंने पहली बात क्या कही थी? मैंने कहा था कि किसी भी कीरियल सेंटर पर 4 अलग अलग प्रकार के ग्रुप जुड़े हुए हो, जैसे कि देख लो ये ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, समझने के हिसाब से तो चारों अलग अलग ग्रुप को हम क्या करेंगे? उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर, सबसे पहले याद रखना, एटॉमिक नंबर के आधार पर क्या करेंगे? प्रायिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। एटॉमिक नंबर के आधार पर प्रायिकता देनी है। मान लो ए का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो मैंने दे दी प्रायोरिटी इसको 1। उसके बाद में बी जो है इसका एटॉमिक नंबर कम है, फिर सी का इससे कम है और 4 का इससे भी एटॉमिक नंबर कम है, तो मैंने इसको प्रायोरिटी दे दी 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे प्रायोरिटी देनी है। दूसरी बात मैंने क्या बताई? दूसरी बात ये बताई कि जब अपन इसको प्रायोरिटी दे देते हैं उसके बाद हमें देखनी है सीक्वेंस। कैसे देखनी है सीक्वेंस? 1 से 2 और 2 से 3 इसकी तरफ जाने पर सीक्वेंस क्या होगी? ठीक है, अगर ये होती है क्लॉकवाइज, कैसे? क्लॉकवाइज, तो उसे हम कहते हैं आर। आर का मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस। ठीक है, लैटिन वर्ड है। उसी तरह से अगर 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ जाने पर एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, तो उसे हम कहेंगे एस या सिनिस्टर। ठीक है, तो 2 प्रकार के क्या बनते हैं? आइसोमर बनते हैं, या तो आर बनेगा या एस बनेगा। अगर हम मिरर इमेज की बात करेंगे तो देखो, मिरर इमेज में तो हमें पता है आर होगा तो उसका एस दिखेगा, एस होगा तो उसका आर मिरर इमेज दिखता है, जस्ट उल्टा ही दिखता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, एटॉमिक नंबर के आधार पर प्रायोरिटी देनी है, और दूसरी बात सीक्वेंस देखना है, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, कैसे? देखो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये मैंने क्या कर दिया? इसको सीक्वेंस दे दिया और सीक्वेंस के आधार पर रोटेशन देखा। आपको ये रोटेशन कैसा दिख रहा है? देखो किस तरह से घूम रहा है, ऐसे। और घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी ऐसे घूमती है। ठीक है, ये नंबर लिखे होते हैं, ऐसे घड़ी घूमती है, तो उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। और ये क्या है? घड़ी के घूमने की, घड़ी के जो कांटे घूमते हैं उसके घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो इसका विन्यास क्या आएगा? एस आता है। ठीक है, इस आधार पर हमें आर और एस का विन्यास का निर्धारण करना है। ये तो है क्या है? आपका CIP रूल। अब हम इसी के अंदर देखते हैं सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस रूल के आधार पर ही हम अलग अलग एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल में अलग अलग रूल नियम होंगे, जिस आधार पर हम क्या करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर का RS विन्यास का निर्धारण करेंगे। ये तो एक बेसिक पार्ट है, इसका बेसिक नियम है, ये 2 नियम CIP के। उसके अलावा सीक्वेंस रूल जो आएगा उसके अंदर डिटेल में आपके क्या आएंगे? इसके रूल्स या नियम आएंगे, जिस आधार पर आप RS का निर्धारण कर पाएंगे। ठीक है, ये तो आपको पहले बेसिक याद रखना है कि हमें प्रायोरिटी देनी है और उसके बाद में हमें रोटेशन देखना है। ठीक है, और मैंने कहा कि प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के आधार पर देनी है। अब प्रायोरिटी के और भी क्राइटेरिया होंगे और भी आधार होंगे, तो उसको हम सीक्वेंस रूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ सीक्वेंस रूल, और उसमें हम लेंगे एक एक एग्जाम्पल ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम लेते हैं सीक्वेंस रूल या अनुक्रम नियम जिसे कहा जाता है। देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक नियम लूँगी और उसके एक एक एग्जाम्पल भी समझाते जाऊँगी, बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है सीक्वेंस रूल के अंदर
आपको एक चीज़ याद रखनी है इसके अंदर, जो हमने CIP रूल पहले पढ़ा था उसी आधार पर अगर किसी अकिरेल कार्बन पर अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप के अंदर जो पहला कार्बन, या हम कह सकते हैं उस किरेल कार्बन पर जो पहला परमाणु एटम अटैच होता है, उसका हमें एटॉमिक नंबर देखना है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको पहली प्रायोरिटी देंगे, कम होगा उसको कम प्रायोरिटी देंगे। कैसे? तो पहला क्या आएगा इसमें आपको देना है एटॉमिक नंबर के आधार पर प्रायोरिटी देनी है, प्रायिकता देनी है। ठीक है, प्रायोरिटी देनी है एटॉमिक नंबर के आधार पर। जैसे देखो एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ये आपका कोई एग्जाम्पल है, ये ले लिया मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, 4 आइटम ले लिए अलग अलग। तो सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, किरेल सेंटर पर जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं उसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के आधार पर प्रायोरिटी देना। तो पहला का हम प्रायोरिटी देते हैं, कैसे देंगे? तो देखो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हमें पता है आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, तो पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी, आयोडीन को। उसके बाद एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का, तो दूसरी प्रायोरिटी ब्रोमीन को। उसके बाद में क्लोरीन, तीसरी प्रायोरिटी क्लोरीन को, और चौथी फोर्थ प्रायोरिटी हमने दे दी फ्लोरीन को। ठीक है, हमने ये प्रायोरिटी दे दी पहले। तो देखो सीक्वेंस CIP रूल, ये याद रखना ऑर्डर। प्रायोरिटी देने के बाद क्या करना होता है, रोटेशन देखना होता है। तो आप रोटेशन देख लो, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। हमें कहाँ से जाना है, 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ जाना है। कहाँ जाएंगे, 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ, और हमें देखना है रोटेशन क्या बनता है। तो आप देखो 1, 2 और 3 इस तरफ मैं जा रही हूँ, तो रोटेशन क्या दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की दिशा के समान है, क्लॉकवाइज है। तो क्या होगा इसका विन्यास, क्या होगा इसका विन्यास हो जाएगा R। R कब आएगा, जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो, और S कब आएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो। तो ये कैसा है, R, जिसे हम कहते हैं रेक्टस। क्लियर? एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि देखो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये मैथिल ग्रुप है, ये आपके आयोडीन है और ये ब्रोमीन है। ठीक है, अब आप पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, आप सबको देखो सबसे ज़्यादा इधर कौन है, इधर आयोडीन, इधर ब्रोमीन, इधर कार्बन जुड़ा हुआ है पहला, और इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, आयोडीन का है। आयोडीन को दो नंबर 1। उसके बाद में ब्रोमीन, कार्बन और हाइड्रोजन में से ब्रोमीन का है, तो ब्रोमीन को दो नंबर 2। कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन का ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन को दिया हमने नंबर 3, और ये जो हाइड्रोजन है इसको दिया नंबर 4 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, तो CIP रूल क्या कहता है, दूसरे नंबर पर हमें क्या करना होता है, रोटेशन देखना होता है। तो 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ जाने पर क्या रोटेशन बनता है, तो देखो 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ जाती हूँ तो ये रोटेशन बन रहा है। और ये रोटेशन कैसा दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज है ये, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो इसका विन्यास क्या बनेगा, इसका विन्यास बनेगा S। तो इजी है, S विन्यास बनेगा। क्लियर? सीक्वेंस रूल के अंदर ये पहला नियम था। इस आधार पर आप पता लगा सकते हैं R और S। सीक्वेंस रूल का पहला नियम क्या है, आपको देखना है जो एटम जुड़ा हुआ है, पहला एटम। जैसे कि देखो इसमें भी मैंने क्या कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े, लेकिन मैंने क्या देखा, पहला एटम कौन सा है। तो उस आधार पर एटॉमिक नंबर देंगे, एटॉमिक नंबर के आधार पर प्रायोरिटी देंगे और फिर सीक्वेंस का डिटर्मिनेशन करते हैं। ये हो गया आपका सीक्वेंस रूल का पहला नियम। ठीक है, अब आते हैं सीक्वेंस रूल का दूसरा नियम क्या है। सीक्वेंस रूल का दूसरा नियम जो है वो ये है कि अगर कार्बन पर जुड़े हुए जो एटम है, कार्बन पर कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं और ग्रुप से जुड़े हुए पहले एटम हैं, उसके एटॉमिक नंबर समान हो तब हम क्या करेंगे। तो देखो अगर एटॉमिक नंबर समान हो तब हमें क्या देखना होता है, तब हमें देखना होता है उसका मास, उसका द्रव्यमान देखना होता है, और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा पहली प्रायोरिटी उसको देंगे। तो दूसरा रूल किस पर आधारित है, एटॉमिक मास पर आधारित। एटॉमिक मास या द्रव्यमान कब, जब एटॉमिक नंबर समान हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर समान हो तो हम क्या देखें, तो हम द्रव्यमान देख सकते हैं, मास देख सकते हैं, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसको पहली प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है ड्यूटेरियम, यहाँ है CH3 ग्रुप और यहाँ है Cl ग्रुप। क्लियर?
अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देंगे उसको नंबरिंग। कहाँ से देनी है नंबरिंग, तो देखो इन सब में आपको किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा दिख रहा है, कार्बन, क्लोरीन का, क्लोरीन को दे दिया 1। उसके बाद में इधर कार्बन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, तो कार्बन का उससे ज़्यादा है तो ये हो गया कार्बन सेकंड नंबर। अब ड्यूटेरियम हाइड्रोजन तो क्या है, आइसोटॉप्स है। देखो 1H1, 1H2 और 1H3 ये आइसोटॉप होते हैं, ये हाइड्रोजन का, ये ड्यूटेरियम और टाइट्रियम, ठीक है, 3 होते हैं। तो हमें पता है कि सबके एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं, समान है। तो इसके और इसके एटॉमिक नंबर क्या है, समान है। तो अब सवाल ये आएगा कि अब हम इसका प्रायोरिटी कैसे दें। तो मैंने क्या कहा, सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर 2 परमाणुओं का या 2 से अधिक परमाणु हैं, उनका क्या है, एटॉमिक नंबर समान है, तो उस कंडीशन में हम उसका द्रव्यमान या एटॉमिक मास देखेंगे। जिसका एटॉमिक मास हायर होगा उसको हायर प्रायोरिटी देंगे। तो इन दोनों के कंपेयर करूँ तो किसका मास ज़्यादा है, ड्यूटेरियम का, तो इसको मैं दूंगी नंबर 3 और इसको दूंगी नंबर 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इनको नंबरिंग दे दी। अब क्या करना है, अब हमें देखना है सीक्वेंस, वही 1 से 2 और 2 से 3। तो देखो 1 से 2 और 2 से 3 कैसा आ रहा है, ये बिल्कुल क्लॉकवाइज है। देखो घूम के कहाँ आएगा, वापस इधर ही आएगा। तो घड़ी की सुइयाँ घूमती है वैसे ही घूम रहा है। तो ये भी कैसा है, ये क्लॉकवाइज है। ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। और क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसका विन्यास कैसा आएगा, आर आ जाएगा। क्लियर, तो इसका विन्यास आर आएगा। ये है दूसरे नंबर का नियम, सेकंड रूल। बिल्कुल क्लियर, एक एक नियम समझते जाओ, उसके बाद में एग्जाम्पल करते जाओ, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये है पहला नियम और ये है आपका दूसरा नियम, ठीक है। अब आता है थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि अगर किरल कार्बन से जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक, मान लो किरल कार्बन पे कोई बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, 4 ग्रुप जुड़े हुए, उन 4 में 2 ग्रुप या 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनके पहले जो परमाणु हैं, पहला फर्स्ट एटम है, उनके एटॉमिक नंबर समान है। 2 ग्रुप के एटॉमिक नंबर समान है, 3 ग्रुप है तो उनके भी पहले ग्रुप जो परमाणु है उनके एटॉमिक नंबर समान है। उस कंडीशन में हम क्या देखें, अगर मास भी समान हो तो फिर मास तो हम देख नहीं सकते सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग, तो एटॉमिक नंबर भी समान है, मास भी समान है, फिर हम क्या करेंगे, तो हमें याद रखना है थर्ड नियम ये कहता है कि जब किरल कार्बन पर जुड़े हुए अलग अलग ग्रुप के पहले परमाणु का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर समान हो, उस कंडीशन में हम सेकंड परमाणु जो सेकंड एटम होगा उसकी प्रायोरिटी देखते हैं, या सेकंड एटम का एटॉमिक नंबर देखते हैं। तो क्या करेंगे, सेकंड नंबर का जो एटम होगा उसकी एटॉमिक नंबर देखेंगे, और सेकंड का भी समान हो तो हम थर्ड का देखेंगे, थर्ड का समान हो तो फोर्थ का। इस तरह से हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। कैसे, तो देखो तीसरा जो रूल है वो ये कहता है कि अगर एक या एक से अधिक, वन एंड मोर देन वन, एक या एक से अधिक परमाणुओं का एटॉमिक नंबर क्या हो, समान हो, तब हम प्रायिकता का निर्धारण कैसे करेंगे, तब हम अगले परमाणु के परमाणु क्रमांक के आधार पर, अगले परमाणु के एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक के आधार पर प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके आधार पर आपको समझाते हैं कैसे। जैसे देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, इसमें लिखा मैंने CH3, क्लियर, इसमें लिखा मैंने CH2 CH3, इधर मैंने लिखा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और इधर मैंने लिखा Cl, ठीक है। अभी सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ। पहले इधर मैंने लिखा क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आप इसके अंदर देखें तो आपको सारे कार्बन या सारे ग्रुप जो है उसके पहले एटम सबकी प्रायोरिटी अलग अलग दिख रही है, तो इजीली आप प्रायोरिटी दे सकते हो। इससे 1 दोगे, फिर इसको सेकंड दोगे, थर्ड दोगे और फोर्थ दोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दूँ, मैं ये चेंज करती हूँ, यहाँ पे देखो CH2OH लगा दिया मैंने, ठीक है, क्या कर दिया, CH2OH लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें प्रायोरिटी देखनी है, तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी में देखते हैं हैलोजन का परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा होता है, तो ये क्लोरीन को 1 दे दिया। अब इन पे आते हैं, इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, दोनों के क्या है, परमाणु क्रमांक समान है। इधर क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन ऑक्सीजन में से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को नंबर 2 दे देते हैं।
ये नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अब थर्ड नंबर देना है, किसको दे थर्ड नंबर, इधर कार्बन इधर भी कार्बन, दोनों तरफ क्या है, कार्बन है, एटॉमिक नंबर भी समान है, एटॉमिक मास भी समान है, तो प्रायोरिटी कैसे देंगे। तो थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि किरल कार्बन से जुड़े हुए जब पहले परमाणु का परमाणु क्रमांक, फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर समान हो तो हम क्या करते हैं, अगले परमाणु का परमाणु क्रमांक देखते हैं। तो हम उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर देखते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एटॉमिक नंबर देखना है। तो इसमें तो देखो ये कार्बन है, इसमें भी ये कार्बन जुड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, ये कार्बन किस कार्बन से, इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम सेकेंड एटम पे है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इससे भी ज़्यादा होता है। तो मैं क्या दूंगी, इसको थर्ड नंबर दूंगी और इसको क्या दूंगी, लास्ट में फोर्थ नंबर देती हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो 1, 2 और 3 की तरफ बढ़ो, तो 1, 2 और 3 की तरफ बढ़ते हैं तो कैसा आता है रोटेशन, 1, 2 और 3 की तरफ बढ़ते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको दिखता है। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसका मतलब इसका विन्यास कैसा होगा, एस होता है या सिनिस्टर होता है, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेते जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया OH, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लिखा हुआ है CH2Br, यहाँ पे ग्रुप है CH2OH, ठीक है, और यहाँ पे है CH3। क्लियर, बिल्कुल अच्छे से इस एग्जाम्पल को आप देखना। अब देखो किरल कार्बन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, पहला एटम को देखना है। तो हमें इन सब चारों में दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो पहला एटम है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर। अब देखो ये 3 जगह आपको दिख रहा है, 3 में पहला एटम कौन सा है, कार्बन, तीनों में ही पहला एटम कार्बन है, एटॉमिक नंबर समान, एटॉमिक मास समान। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे उसका सेकंड नंबर का कार्बन या सेकंड पे कौन जुड़ा हुआ है। तो सेकंड नंबर का एटम देखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। तो इधर तो देखो सेकंड की बात करूँ तो हाइड्रोजन है, इधर सेकंड पे बात करूँ तो सेकंड, ये फर्स्ट पे है तो सेकंड नंबर पे कौन है, ब्रोमीन है, और इधर बात करूँ तो फर्स्ट पे ये है और दूसरे पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन में से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का। तो ये सेकंड नंबर के आधार पर हमने प्रायोरिटी दे दी, इसका नंबर आ जाएगा सेकंड। अब CH3 और इसकी तुलना करो तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, ये कार्बन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होती हैं, तो नंबर आ जाएगा 3 और ये नंबर आ जाएगा 4। तो देखो प्रायोरिटी दे दी हमने, लेकिन हमने क्या देखा, सेकंड एटम देखा। अगर सेकंड एटम भी समान होता तो हम सेकंड टू सेकंड एटम देखते हैं, मतलब आगे से आगे हम एटम देखते, उसके परमाणु क्रमांक देखते हैं। तो अब ये 1, 2 और 3 के आधार पर सीक्वेंस का निर्धारण करेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, ये 1, 2, 3। तो कैसा रोटेशन आ रहा है, कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुइयाँ घूमने की दिशा के विपरीत हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका विन्यास, इसका कौन सा आइसोमर बनेगा, कौन सा रूप बनेगा, S रूप बनता है, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम्पल या रूल नंबर 3, तीसरा नियम। अब है 4th नियम। चौथा नियम क्या है, देखो आप पहले 4 नियम हैं, चारों ही नियम को आराम से देख लोगे, डिस्कस कर लोगे, समझ लोगे तो कोई भी एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अब 4th नंबर क्या है, 4th नंबर ये है कि अगर किसी भी किरल सेंटर पर ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जिसके अंदर असंतृप्तता है, अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को भी हम सिंगल बॉन्ड के रूप में काउंट करेंगे। उसके आधार पर उनसे जुड़े हुए एटॉमिक नंबर का क्या देखेंगे, एटम का एटॉमिक नंबर देखते हैं। कैसे, देखो लैंग्वेज भले आपको समझ में नहीं आ रही हो, टफ लग रही हो, लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। कैसे, देखो तो 4th रूल क्या कहता है कि अगर किरल सेंटर पर जुड़े हुए जो ग्रुप हैं उसके अंदर असंतृप्तता है, क्या है, असंतृप्तता या अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनको हम सिंगल बॉन्ड के रूप में काउंट करते हैं। किस रूप में, सिंगल बॉन्ड के रूप में। जैसे कि देखो अगर मैं बात करूं साइनाइड की, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 है, तो हम इसको ऐसे काउंट करेंगे कि कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से 3 बार जुड़ा हुआ है, या हम कहेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो कार्बन से 3 बार जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर कार्बन नाइट्रोजन से 3 बार जुड़ेगा तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो काउंट करेंगे तब ऐसे काउंट करेंगे, आपको ये समझा रही हूँ। दूसरा जैसे कि
ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? 2। तो कार्बन को ऑक्सीजन से अपन 2 बार जोड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है उसको सिंगल सिंगल करके 2 बार काउंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड के रूप में काउंट करते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैं इसको इस तरह से काउंट करती हूँ। मतलब कार्बन जो है वो 3 बार ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से काउंट करते हैं। इस तरह से काउंट करने का कारण ये है कि आपको पता है कि देखो, पहला आइटम अगर समान हो तो हम सेकंड पे जाते हैं, सेकंड हो तो थर्ड पे जाते हैं, तो हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी आगे से आगे जाकर, इसलिए हम इसको सिंगल फॉर्म में काउंट करेंगे। जो जितना ज़्यादा क्या होगा, एटॉमिक नंबर अधिक एटॉमिक नंबर वाले परमाणु से जुड़ा हुआ होगा, उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और उसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो एग्जाम्पल लेके मैं इसको समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल है अपने पास, ये OH जुड़ा हुआ है, इधर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। 4 हमने अलग अलग ग्रुप जोड़ दिए। अब आप कहोगे इधर ऑक्सीजन है पहला, इधर पहला कार्बन, इधर पहला कार्बन और इधर पहला हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो फर्स्ट नंबर हम देंगे इस ग्रुप को, OH को। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी दोनों कार्बन पहले एटम, मतलब दोनों की प्रायोरिटी तो समान ही है। हम क्या करेंगे, सेकंड कार्बन मतलब सेकंड एटम को देखेंगे। तो सेकंड एटम को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इस ग्रुप को मैं ओपन करूँ तो ये ऐसे होगा, इधर H, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, और मैंने क्या कहा था, सिंगल के रूप में काउंट करना है, तो ये सिंगल के रूप में। इसको ओपन करो तो देखो, ये ऑक्सीजन और ये O और ये H, ठीक है। तो ये कार्बन कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है? 1 2 3 ऑक्सीजन से। ये कितने? 2 ऑक्सीजन से। तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा हो गया? 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसका एटॉमिक नंबर हायर हो गया, और ये 2 ही ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसका एटॉमिक नंबर उसकी तुलना में कम हो गया। तो दोनों में से पहली प्रायोरिटी कौन होगी? ये होगी। तो ये नंबर 1 तो हमने दे दिया था इसको, तो इसको हम नंबर क्या देंगे? 2, ठीक है। आप ये मत सोचना कि इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर तो 1 ही था, लेकिन ये पहला एटम है ना, पहला एटम तो कौन सा? ऑक्सीजन, और इधर कार्बन है, तो पहले एटम के आधार पर हमें पहला प्रायोरिटी देनी है, इसको दे दी। अब पहला एटम समान है तो हमें सेकंड एटम पे जाना है, तब तक हम नहीं जाएंगे। तो ये देखो, इधर पहला एटम समान है तो फिर सेकंड पे जाते हैं, और सेकंड पे क्या है? एसिड ग्रुप जो है उसके अंदर 3 ऑक्सीजन, मतलब अगर इसको सिंगल के रूप में काउंट करेंगे तो 3 बार ऑक्सीजन, और इसको हम सिंगल के रूप में काउंट करेंगे तो 2 बार ऑक्सीजन। तो इन दोनों में से सेकंड प्रायोरिटी इसको गई, थर्ड प्रायोरिटी इसको गई, और बची हुई फोर्थ प्रायोरिटी इसको चली गई, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सीक्वेंस। 1 2 और 3 से जाने पर इसका सीक्वेंस क्या होता है? तो 1 2 और 3 की तरफ जाएंगे तो सीक्वेंस आता है इसका क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो ये विन्यास कौन सा हो जाएगा? आर विन्यास कहलाता है। क्या है ये? आर विन्यास कहलाता है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देते हैं इसी टाइप का, जो सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रूप में होगा। जैसे देखो, ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में आता है। ये मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, इधर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एथिल ग्रुप लगा हुआ है, एथीन, और C ट्रिपल बॉन्ड H, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे कोई सिंगल बॉन्ड ही है, मतलब संतृप्ता है, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे लगा हुआ एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप प्रायोरिटी कैसे देंगे? देखो, पहला कार्बन, इधर भी पहला कार्बन, इधर भी पहला कार्बन, फिर क्या करेंगे? अब सेकंड को देखें तो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसके अंदर 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये 2 बार कार्बन से जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड है तो कितनी बार? 2 बार कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं क्या कहूँगी? ये 3 बार कार्बन से जुड़ा हुआ है। इधर डबल बॉन्ड है तो ये 2 बार कार्बन से जुड़ा हुआ है। इधर कोई बॉन्ड डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये सीधा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब आपको प्रायोरिटी देनी है, तो आप बताओ किस में एक कार्बन ज़्यादा कार्बन से जुड़ा हुआ है या ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले अणुओं से जुड़ा हुआ है, परमाणुओं से? तो देखो, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई। ये 2 से जुड़ा हुआ है, इसकी तुलना में इसकी प्रायोरिटी कम, और ये केवल हाइड्रोजन से ही जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो कम ही होता है, 1 ही होता है, तो इसकी प्रायोरिटी और कम, और ये तो हाइड्रोजन ही है तो इसकी प्रायोरिटी और कम। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। तो इस प्रकार से आपको प्रायोरिटी देनी है। अब सीक्वेंस देख लो, 1 2 3,
ठीक है, 1 2 और 3। तो सीक्वेंस क्या आया, 1 2 3 कैसा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है घड़ी की दिशा में। तो विन्यास क्या होगा, आर इसका विन्यास होगा। ठीक है, इसका विन्यास क्या हो जाएगा, आर होगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैं और लेती हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अगर कहीं डाउट भी हैं तो आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाए। देखो, जैसे कि ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, इधर जुड़ा हुआ है CH2OH, ठीक है, इधर जुड़ा हुआ है CH2Br, इधर जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH अम्ल ग्रुप, इधर जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड। क्लियर? ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सब में पहले एटम कौन सा है, कार्बन ही है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड एटम को देखेंगे। सेकेंड एटम अगर समान हो तो थर्ड को देख लो। तो हमें क्या करनी है, हमें तो प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो अब आप देखो, इसके अंदर पहला ये भी कार्बन 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 कार्बन। अब इनका ओपन स्ट्रक्चर देखो, ये वाला सिंगल बॉन्ड ही है, इसका मतलब ये आगे किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन को तो हमें गिनना ही नहीं है वैसे भी, आप जो अधिक एटॉमिक नंबर वाले परमाणु हैं उन्हीं को देखो। तो ये ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसको देखूँ तो ये देखो डबल बॉन्ड OOH ऐसा स्ट्रक्चर होता है, COOH, मतलब ये 3 बार ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और इसको देखूँ तो ये 2 बार ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी। ठीक है, पहला सब में कार्बन है, लेकिन तीसरा कौन, दूसरा नंबर पे कौन है, आप सोचोगे कि इसको नंबर दे दे। ठीक है, लेकिन देखो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर तो ज़्यादा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप इधर देखो 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 3 बार हम काउंट करें ऑक्सीजन को, तो इसकी प्रायोरिटी तो सबसे ज़्यादा हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में उसकी प्रायोरिटी हो गई 2 वाले की, तो मैं पहला नंबर दूंगी इसको, दूसरा नंबर जिस पे 2 ऑक्सीजन है उसको। अब इनमें और इनमें क्या करेंगे, इसमें देखो ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसमें ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। कितने, उसमें कार्बन पर एक ही ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन पर एक ही ब्रोमीन है। तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा होती है या ब्रोमीन की, ब्रोमीन की होती है। ऑक्सीजन की कंपेयर में एक ही है तो, है ना, 2 हो तो अलग बात है। तो एक ही है तो ये हो गया 3 नंबर और ये हो गया 4 नंबर। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर ली, प्रायोरिटी दे दी। अब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, समझने के हिसाब से था ये। अब ये हमने क्या कर ली, प्रायोरिटी दे दी 1 2 3 और 4। अब हम बढ़ते हैं 1 से 2 2 से 3 की तरफ। तो 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ कैसा रोटेशन दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज दिख रहा है। और क्लॉकवाइज है तो विन्यास क्या आ जाएगा, आर इसका विन्यास आएगा। क्लियर? तो ये है RS का निर्धारण। बिल्कुल आसान तरीका है, एक एक स्टेप को आप आराम से देखते जाओ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें देखना होता है CIP रूल, जिसके अंदर हमें क्या करना है, हमें देखना है किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम पहली प्रायोरिटी देंगे, कम होगा उसको कम प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी देने के बाद 1 से 3 जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का रोटेशन देखना है। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो वो R होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो S होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं सीक्वेंस रूल। 4 सीक्वेंस रूल हमें देखने हैं। सबसे पहला जो सीक्वेंस रूल है, हमें ये देखना है कि जो अकीरेल कार्बन है उसे जुड़ा हुआ पहला कोई भी जैसे ग्रुप जुड़े हुए, 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उसका पहला जो एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसको पहली प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, दूसरी बात जो उसके अंदर थी सीक्वेंस रूल में, अगर एटॉमिक नंबर समान हो तो हम देखेंगे एटॉमिक मास या द्रव्यमान। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसको हम क्या देंगे, पहली प्रायोरिटी देंगे। तीसरी बात, अगर 2 या 2 से अधिक ग्रुप ऐसे हैं जिसके पहले एटम का एटॉमिक नंबर भी समान है, एटॉमिक मास भी समान है, तो क्या करना है, तो हमें सेकेंड एटम की तरफ जाना है और सेकेंड एटम का एटॉमिक नंबर देखना है। सेकेंड का समान हो तो थर्ड एटम पे जाना है। इस प्रकार से कंटिन्यू आगे से आगे क्या करना है, सीक्वेंस को देखना है और एटॉमिक नंबर के आधार पर प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, 4th जो रूल था वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर किसी भी ग्रुप में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, असंतृप्तता हो, तो उनको हम सिंगल बॉन्ड के रूप में काउंट करते हैं ताकि प्रायोरिटी का निर्धारण करने में आसानी रहे। जैसे कि एसिड ग्रुप मैंने देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, C डबल, इस तरह से होता है ना इसका फॉर्मूला, C डबल बॉन्ड OOH। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो मतलब 2 बार एक कार्बन 2 बार ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और इधर भी जुड़ा हुआ है तो 3 बार जुड़ा हुआ है। तो प्रायोरिटी हम ऐसे डिसाइड करेंगे जैसे हमने यहाँ पे देखा था।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल के रूप में काउंट करेंगे और एटम कितने जुड़े हुए उस आधार पर एटॉमिक नंबर निकालेंगे और प्रायोरिटी देते हैं, जैसा कि हमने इन 2 एग्जाम्पल में किया है। तो ये 4 नियम सीक्वेंस रूल कहलाते हैं। इस आधार पर RS का नामकरण किया जाता है। बहुत ही सिंपल है। अब RS के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें पढ़ते हैं। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि उसके अंदर ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है वो देखते हैं। देखो, जनरली मैंने जो ये फॉर्मूले बनाए हैं सिंपल फॉर्म के अंदर 3D स्ट्रक्चर इसके बनाए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर मैं बात करती हूँ फिशर फार्मूला की, अब आप कहोगे फिशर फार्मूला क्या है। हमें RS का निर्धारण किसके अंदर करना है, RS का निर्धारण फिशर फार्मूला के अंदर करना है। और फिशर फार्मूला क्या होता है, तो हमने पढ़ा था DL कॉन्फ़िगरेशन। उसके अंदर मैंने क्या कहा था, 2 लाइनें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को काटती हैं और जहाँ पर काटती है वो किरल केंद्र कहलाता है। जैसे ये 2 लाइनें हैं एक दूसरे को काटती हैं, तो जहाँ पर काटती हैं वो किरल केंद्र कहलाता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब इन 4 पोजीशन पर 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। इसके अंदर हमेशा ये होता है कि जो ये वर्टिकल लाइन है इस पर लो प्रायोरिटी के ग्रुप रहते हैं और इस पर हमेशा हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप रहते हैं, ठीक है। और उस आधार पर हम क्या कहते हैं, इसको फिशर प्रोजेक्शन कहा जाता है। तो ये फिशर प्रोजेक्शन इस प्रकार से निरूपित होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हमें क्या करना है, फिशर प्रोजेक्शन में अगर कोई फार्मूला या कोई कंपाउंड दे रखा है तो हम RS का निर्धारण कैसे करेंगे। तो रूल तो सारे समान ही है। जो हमने सीक्वेंस रूल 4 पढ़े, CIP के अंदर 2 रूल पढ़े, वो रूल ही इसके अंदर फॉलो करने हैं। हमें कोई चेंज नहीं करना है, हमें एक ट्विस्ट ध्यान में रखना है। और वो ट्विस्ट क्या है वो आप देखना। जैसे कि इधर मान लो ग्रुप जोड़े हैं, हमने कोई ग्रुप जोड़ देते हैं। इधर है हाइड्रोजन, इधर है एसिड ग्रुप, इधर है OH ग्रुप, ठीक है, ये एसिड ग्रुप, और इधर है CH3 ग्रुप। मैंने क्या कहा था, कम प्रायोरिटी का ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पर रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम किसको देंगे प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, ये ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, तो ऑक्सीजन वाला सबसे पहली प्रायोरिटी। फिर उधर कार्बन कार्बन समान, तो सेकेंड एटम को देखो, इधर हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन, तो इसको दूँ मैंने सेकेंड प्रायोरिटी। फिर ये थर्ड प्रायोरिटी, और हाइड्रोजन हमेशा 4th पे ही होता है, तो 4th। तो देखो 4th नंबर सबसे कम प्रायोरिटी वाला जो परमाणु कम प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, जिसे हम कहते हैं अवे टू व्यूवर कहा जाता है, वो क्या है, वर्टिकल लाइन पे ही है। तो ये फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह का निरूपण है तो सही है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने सीक्वेंस रूल और CIP रूल में क्या था, हमने क्या दे दिया, इनको प्रायिकता दे दी, प्रायोरिटी दे दी। अब हम सीक्वेंस देख लेते हैं। तो 1, 2 और 3 सीक्वेंस देखो कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज है तो इसका नाम क्या हो गया, R हो जाएगा। कैसा प्रोजेक्शन हो जाएगा, ये आइसोमर R आइसोमर हो जाएगा। अब ट्विस्ट क्या, आप बोल रहे होंगे कि ट्विस्ट क्या है, तो देखो ट्विस्ट क्या है वो अब आप देखना। ट्विस्ट क्या रहता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखो, ये मैंने हाइड्रोजन लिखा, ये मैंने यहाँ पे एसिड ग्रुप लिखा, इधर मैंने CH2Br ग्रुप लिखा और इधर मैंने CH2OH ग्रुप लिखा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देते हैं, जैसा हम करते हैं जनरली वैसे ही करेंगे। इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। इधर कार्बन पे 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, अगर सिंगल बॉन्ड के रूप में काउंट करें तो 3 काउंट होंगे, और इधर 1 ब्रोमीन और इधर 1 ऑक्सीजन, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी। उसके बाद में इनको दोनों को कंपेयर करें तो इधर ब्रोमीन और इधर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का, तो ये नंबर 2, और उसके बाद में नंबर 3, और ये आता है नंबर 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप सीक्वेंस देख लो, 1 से 2, 2 से 3 क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आता है, और क्लॉकवाइज आता है। देखो घूम के वापस तो क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आता है तो मैं इसे क्या कहूँगी, R, ठीक है। अब मैं ये कहूँगी कि ये जो R लिखा है ये गलत है, मतलब ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, हम सब रूल में तो कर रहे हैं, हमने सारे रूल तो फॉलो किए, फिर ये गलत क्यों है। तो आप इसी चीज़ को ध्यान रखना, केवल यही ट्विस्ट आपको याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। मैंने क्या कहा था, लो प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। देखो लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ होना चाहिए, इस वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए, लेकिन क्या लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है, नहीं है। और जब लो प्रायोरिटी मतलब सबसे कम प्रायोरिटी किसकी, 4th नंबर, तो 4th नंबर वाला सबसे कम प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर हॉरिजेंटल लाइन पर है,
देखो दोनों बात एक ही जैसी है कि मैं कहूँगी कि अगर लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है या लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर नहीं होगा, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो देखो अगर आया आंसर क्या था आर, लेकिन आर सही नहीं है, आंसर क्या सही है, आंसर एस सही होगा। तो इसका आंसर क्या है, एस। बस एक छोटा सा ट्विस्ट है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है या वर्टिकल लाइन पर नहीं है, तो जो आंसर आ रहा है उसका जस्ट उल्टा आंसर होगा। एस आर आंसर आया था ना, लेकिन आपका आंसर आर नहीं होगा, क्या होगा, एस आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपने ले लिया एक एग्जांपल, उसके अंदर देखो, उसके अंदर हम देख रहे हैं जैसे कि हम ले रहे हैं, ये मैंने ले लिया एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये मैंने ले लिया हाइड्रोजन, ये ले लिया OH ग्रुप और ये ले लिया ब्रोमीन, ठीक है। अब आप नंबर दो, तो सबसे पहले किसको देंगे, इधर ब्रोमीन इधर ऑक्सीजन इधर कार्बन, तो ब्रोमीन सबसे पहला नंबर, ठीक है। फिर इधर ऑक्सीजन इधर कार्बन, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन को 2 नंबर, इधर कार्बन लास्ट बचा 3 नंबर, हाइड्रोजन 4 नंबर, ठीक है। 1 2 3 किधर बढ़ रहे हैं, 1 2 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। रोटेशन कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, और क्लॉकवाइज आ रहा है तो मैं क्या कहूँगी, इसको आर कहूँगी, ठीक है। क्या आर सही है, आंसर आर सही नहीं है। क्यों, क्योंकि आप फोर्थ ग्रुप देखो, नंबर 4 कहाँ है, नंबर 4 है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो विन्यास जो है जस्ट उल्टा आएगा। क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, आर नहीं, आंसर आएगा एस। तो राइट आंसर क्या है, एस इसका राइट आंसर होता है। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स हैं इसको याद करने की या इसका RS डिटर्मिनेशन करने की। वैसे अगर देखा जाए तो ये जब RS का निर्धारण फिशर प्रोजेक्शन में किया जाता है और लो प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पर ना होकर हॉरिजॉन्टल पर होता है, तो 1-2 स्टेप लेने पड़ते हैं, उसके बाद में उनको चेंजेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हेड ट्रिक्स वो होती हैं। तो हम क्या करें, उस हेडेक से बचने के लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स अपना रहे हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल आसान है। करना क्या है, हमें तो देखना है कि लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल लाइन पर नहीं है, हॉरिजॉन्टल पर है, तो जो आंसर आएगा उसका जस्ट उल्टा आपका एग्जैक्ट आंसर होता है, ठीक है। ये किसके अंदर, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर। अब आप कहोगे कि फिशर प्रोजेक्शन के अंदर ये तो सही है कि 1 किरल सेंटर वाले हैं, अगर 2 किरल सेंटर वाले हो या ज़्यादा हो तो एक एग्जांपल अपन 2 किरल सेंटर का भी लेके हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 2 किरल सेंटर का। जैसे देखो टार्टरिक एसिड, ये क्या है, टार्टरिक एसिड लिया मैंने, ये OH C डबल बॉन्ड OH H और H। अब ये 2 किरल सेंटर हैं, सारे रूल सारे नियम सेम हैं, कोई चेंज नहीं। जो मैंने फिशर में अभी नया रूल या नया ट्विस्ट बताया वो रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है, क्योंकि ये भी फिशर प्रोजेक्शन है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे 2 किरल सेंटर है, तो इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। मान लो कि ये आपका 1 किरल सेंटर, ये है दूसरा नंबर का किरल सेंटर, ठीक है। ये पहला किरल सेंटर है, ये दूसरा किरल सेंटर है। आपको पहले एक सेंटर देखना है, फिर दूसरा सेंटर देखना है। मैं बात करती हूँ पहले किरल सेंटर की। पहले किरल सेंटर पे यहाँ जुड़ा है OH, पहली प्रायोरिटी, इधर जुड़ा है कार्बन, इधर भी ये कार्बन, आगे ये भी तो कार्बन ही है, तो इसको हमें काउंट करना है, ठीक है। अब ये कार्बन जुड़ा हुआ आगे ऑक्सीजन से, ठीक है, ये कार्बन जुड़ा हुआ आगे 2 ऑक्सीजन से, तो हम पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, इसको देंगे, तो इसको दी मैंने दूसरी प्रायोरिटी। फिर इधर कार्बन और हाइड्रोजन में से मैंने इसको दी तीसरी प्रायोरिटी और इसको दी चौथी प्रायोरिटी, ठीक है। इसको समझना। अब देखो 1 2 3 की तरफ बढ़ो, तो 1 2 और 3 कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कार्बन 1 पे कैसा है आपका आंसर, कार्बन 1 के ऊपर आपका आता है एंटी क्लॉकवाइज S, ठीक है। अब देखो कार्बन नंबर 2 पे, ये दे दी मैंने पहली प्रायोरिटी ऑक्सीजन को, दूसरी इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े, इधर कार्बन से कार्बन पहले जुड़ा है, तो इसको दे दी प्रायोरिटी 2, इसको दे दी प्रायोरिटी 3, इस कार्बन को इसको दे दी प्रायोरिटी 4। तो हम बढ़ेंगे 1 2 और 3 की तरफ, ये 1 2 और 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो देखो 1 2 1, ये आपका 2 और ये 3 की तरफ जब अपन बढ़ेंगे तो कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दिख रहा है, R दिख रहा है, तो विन्यास है R। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आंसर यही आएगा, SR ही आंसर आएगा, पहले पे S और दूसरे पे R।
तो आपको देखना है, सेम ट्विस्ट फॉलो करना है कि फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि फोर्थ ग्रुप कहाँ है। फोर्थ ग्रुप, ये देखो फोर्थ ग्रुप कहाँ है, हॉरिजेंटल लाइन पर है, जो नहीं होना चाहिए। अगर हॉरिजेंटल लाइन पर है तो आंसर क्या हो जाएगा, विपरीत ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो ये लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, एस का हो जाएगा आर, आर का हो जाएगा एस। तो ये आंसर इसका एग्जैक्ट सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट में दूंगी, आप उसको घर पे क्या करना, उसकी तैयारी करना और थोड़े सेल्फ करके भी देखना, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। तो ये तो है किसके अंदर, फिशर फार्मूला के अंदर आरएस का निर्धारण। बिल्कुल इजी था आरएस का निर्धारण फिशर प्रोजेक्शन के अंदर। अब आता है कभी कभी फ्लाइंग वेज के अंदर भी आरएस का निर्धारण करो। फ्लाइंग वेज के अंदर कैसे करना है, तो आप ये भी देख लो, फ्लाइंग वेज फार्मूला देखो, ये आरएस और ये क्या फिशर और जो है, ये एक तरह से विन्यास के निर्धारण के या उनका रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, ये वापस लिख लो, इधर आर और इधर एस। अब किसके अंदर देखना है, फ्लाइंग वेज फार्मूला के अंदर। फ्लाइंग वेज फार्मूला जिसे कहते हैं उड़न फन्नी फार्मूला। ठीक है, इसके अंदर आरएस का निर्धारण करना है। तो इसके अंदर जो नियम है वो भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। जो ट्विस्ट है वो भी सेम है, जो अभी हमने फिशर में देखा था वही ट्विस्ट इसके अंदर भी लगेगा। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा और ट्विस्ट है, वो आप देखना क्या है वो ट्विस्ट। देखो फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। एक तो यहाँ पे होती है डार्क लाइन, एक यहाँ होती है डार्क लाइन, एक होती है डॉटेड लाइन और एक होती है इस तरह की डार्क लाइन। ठीक है, ब्लैक कलर की डार्क लाइन आपको दिखती है। ये जो डॉटेड लाइन होती है इस पर हमेशा लो प्रायोरिटी का ग्रुप रहना चाहिए। कौन सा, लो प्रायोरिटी का, जिसे हम कहते हैं अवे टू व्यूवर, व्यूवर से दूर। और इधर जो है आपको डार्क लाइन दिख रही है, इधर हमेशा उच्च प्रायिकता वाला ग्रुप रहना चाहिए, या हम कह सकते हैं नियर टू व्यूवर, नियर टू व्यूवर। और ये जो है ये आपके एक तरह से वर्टिकल लाइन शो हो रही है, जो बताती है कि मॉलिक्यूल्स या उसके जो ग्रुप हैं वो तल के अंदर रहते हैं। ठीक है, इन द प्लेन रहते हैं। अब आपको क्या करना है, जब प्रायोरिटी देंगे तो आप याद रखना कि हम प्रायोरिटी जब देंगे तब अगर इस तरह से आता है, जैसे ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। ठीक है, और हमने दे दिया 1 2 3 और 1 2 3 क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज, तो हम देंगे इसको क्लॉकवाइज से आर। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि अगर कम प्रायिकता वाला समूह, ठीक है, कम प्रायिकता वाला समूह कौन सा होगा, 4th नंबर, और 4th नंबर इस डॉटेड लाइन को छोड़कर किसी भी लाइन पर है। देखो डॉटेड लाइन पर होना चाहिए, लेकिन डॉटेड लाइन को छोड़कर किसी दूसरी लाइन पर है, तब आंसर जो आएगा उसका उल्टा उसका आंसर होगा। कहने का मतलब आर अगर आ रहा है तो आंसर एस होगा, एस हो रहा है तो आंसर एस है तो आंसर आर होगा। कैसे, देखो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये एक मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने एक ग्रुप लगाया है यहाँ पे, ये CHO, इधर OH, ठीक है, इधर H, इधर CH3। क्लियर। अब प्रायोरिटी देनी है तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑक्सीजन, ये पहला ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन से ऑक्सीजन, इधर कार्बन से हाइड्रोजन, तो ये सेकंड प्रायोरिटी, इधर थर्ड प्रायोरिटी और इधर फोर्थ प्रायोरिटी। अब आप सीक्वेंस देखो 1 2 3 4, तो ये मैं जा रही हूँ 1 2 3, ये 1 2 3 कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से आप क्या देखते हो, एस। लेकिन क्या आपका आंसर सही है, तो आपको वो ट्विस्ट याद रखना पड़ेगा। कौन सा, कि अगर कम प्रायिकता वाला, लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप डॉटेड लाइन के अलावा किसी अदर लाइन पर दिख रहा है तो इसका आंसर जस्ट उल्टा होगा। तो डॉटेड लाइन के अलावा कहाँ पे है, ये इस डार्क लाइन पे दिख रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। तो अब क्या होगा, आंसर क्या होगा, एस तो आंसर आया था ना, लेकिन एस आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, आर इसका आंसर, उसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका विन्यास क्या गिना जाएगा, आर गिना जाएगा। क्लियर। देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये जैसे कि ये एक और एग्जाम्पल मैं आपको ले रही हूँ। जैसे मान लो ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। ठीक है, अब आप इसको नंबर दो, तो आयोडीन को आप पहला नंबर देते हो, उसके बाद में ब्रोमीन को सेकंड नंबर देते हो, क्लोरीन को थर्ड नंबर देते हो और फ्लोरीन को फोर्थ नंबर देते हो। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप देखो नंबरिंग 1 2 से 3 की तरफ जाओ, तो ये 1 1 से 2 2 से 3,
कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज, तो आर, क्या आंसर आर ही आएगा। देखो ये जो कंडीशन थी उसके अंदर फोर्थ ग्रुप लोअर प्रायोरिटी पर ही था, डॉटेड लाइन पर ही था, इसलिए हमने कोई चेंज नहीं किया, जो आंसर है वो सही है। लेकिन अब यहाँ पे जो फोर्थ ग्रुप है वो इस डॉटेड लाइन के अलावा अदर लाइन पर है। कहाँ है, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर है, जो नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा, आर आता है लेकिन आर आंसर नहीं है, आंसर इसका जो उल्टा होगा एस। तो इसका आंसर क्या है, एस इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका विन्यास होगा एस। क्लियर। तो इस तरह से हमें आर एस का निर्धारण करना है। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी तरीका मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप इसको एक दो बार अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, सेल्फ प्रैक्टिस कर लोगे तो आर एस का निर्धारण आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से कर पाओगे। और आर एस के ये आर एस नॉमेनक्लेचर के सवाल जो हैं, इसके क्वेश्चन जो हैं वो आपको हर कहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से समझना। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ तो आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करना। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपके यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करना। जैसे कि एक एक एग्जाम्पल सब टाइप के दे रही हूँ। ये आपके फीचर का एक एग्जाम्पल है। ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आर या एस का निर्धारण करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 है फ्लाइंग वेज फार्मूला दे रही हूँ, इसके अंदर आपको आर एस का निर्धारण करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, 3 एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब इन तीनों एग्जाम्पल में आपको आर एस देखना है। ठीक है, आर आएगा या एस आएगा और क्यों, अगर चेंज होता है वो ट्विस्ट आएगा तो ट्विस्ट क्यों आएगा वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल आपको अभी दे रही हूँ, इस 3 एग्जाम्पल को आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। उससे पहले आप CIP रूल को अच्छे से समझेंगे, सीक्वेंस रूल को पढ़ेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, RS का निर्धारण करेंगे। फिर आप फिशर प्रोजेक्शन के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जो ट्विस्ट हैं उसको ध्यान रखना है। फिर फ्लाइंग वेज फार्मूला के अंदर जो ट्विस्ट है आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि जो डॉटेड लाइन होता है वो अवे टू व्यूअर होती हैं, और जो डार्क लाइन दिख रही है आपको ये हमेशा नियर टू व्यूअर होती हैं। तो मॉलिक्यूल या जो ग्रुप है 4 प्रायोरिटी वाला, अगर इस लाइन पे है तो आंसर सेम ही रहता है, लेकिन इस लाइन के अलावा कहीं भी होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा उसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से फिशर के अंदर लास्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप या 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है, ठीक है, तो आंसर सेम रहेगा, लेकिन अगर हॉरिजेंटल लाइन पर है तो आंसर अपोजिट हो जाएगा। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। RS नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना, इसको अच्छे से आप पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।